नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राजस्थान में अब टिकट बंट गए हैं। आज बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी एक लिस्ट जारी की है। किसको कहां से टिकट मिला, किसके खिलाफ कौन चुनावी मैदान में खड़ा है, लड़ाई कितने कांटे की है, किस सीट पर फाइट सबसे ज्यादा टफ है, आज हम आपको इस बुलेटिन में सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन से बड़े चेहरे मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी की आज की दूसरी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। वसुंधरा को उनकी पारंपरिक सीट झालरापाटन से ही टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी ने इस बार नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर की सीट बदल दी है। उन्हें चुरू की जगह तारानगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में आपको बता दें कि 56 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। वहीं कांग्रेस की लिस्ट की अगर आप बात करेंगे तो वहीं कांग्रेस की लिस्ट में गहलोत, पायलट और सीपी जोशी का नाम शामिल है। अशोक गहलोत अपनी सीट सरदारपुरा से लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के दूसरे बड़े चेहरे सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी इसी सीट से सचिन पायलट चुनाव लड़े थे और एक बार फिर से इसी सीट पर सचिन पायलट चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं। तो ये वो बड़े नाम हैं जो आज इस लिस्ट से सामने आ रहे हैं। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं राजस्थान की वो बड़ी सीटें जहां पर बड़े चेहरे ताल ठोकने जा रहे हैं। आपको बताते हैं बीजेपी और कांग्रेस में कौन कौन आज मैदान में उतर गया है इस लिस्ट के मुताबिक। आप अगर बात करेंगे प्रतापगढ़ की तो बीजेपी के हेमंत मीणा चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने हैं रामलाल मीणा, यानी कि इस सीट पर जातीय समीकरण साधा गया है। अगर बीजेपी ने हेमंत मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है तो मीणा समाज से ही कांग्रेस ने भी रामलाल मीणा को ही चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब देखिए कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। आज बीजेपी के 83 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट सामने आई। वहीं कांग्रेस ने देर से लिस्ट जारी की लेकिन 33 उम्मीदवारों की लिस्ट अपनी पहली जारी की है। नाथद्वार से अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी ने यहां विश्वराज सिंह मेवाड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के बड़े नेता सीपी जोशी ये यहां पर बीजेपी के सामने हैं। इसमें अगली अगर आप बात करेंगे चुनाव मांडलगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी गोपाल लाल शर्मा को यहां पर चुनावी मैदान में उतार चुकी है। कांग्रेस ने विवेक धाकड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। तो देखिए जातीय समीकरण को साधा गया है। इसके साथ ही साथ जो खेमे अलग अलग पार्टियों में हैं उन खेमों के समर्थकों को भी सेट करने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने मांडलगढ़ से गोपाल लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। अगली सीट मुंडावरा जो है उसमें मंजीत धर्मपाल चौधरी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के ललित कुमार यादव कैंडिडेट हैं। मुंडावर राजस्थान की सीट जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं मंजीत धर्मपाल चौधरी और उनके सामने ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस के ललित कुमार यादव। कुल अभी तक 33 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। हालांकि अगर आप बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तो पहली लिस्ट 41 उम्मीदवारों की सामने आई थी और दूसरी लिस्ट 83 उम्मीदवारों की सामने आ चुकी है। उसके कंपैरिजन में कांग्रेस के सिर्फ 33 उम्मीदवार ही सामने आए हैं। नोहर की अब बात कर लेते हैं। नोहर विधानसभा सीट पर बीजेपी के अभिषेक मटोरिया चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस के अमित चौहान चुनावी मैदान में हैं, यानी आमने सामने बीजेपी के अभिषेक मोटारिया और कांग्रेस के अमित चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कांग्रेस और बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सियासी बिसात बिछ चुकी है। कैंडिडेट्स का चयन अब हो चुका है। मालवीय नगर की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी कालीचरण सराफ को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। कांग्रेस अर्चना शर्मा को चुनावी मैदान में उतार रही है। अर्चना शर्मा का नाम काफी चर्चाओं में रहा है बीते कई दिनों। पैसों के लेन देन को लेकर भी अर्चना शर्मा का नाम बीते दिनों चर्चा में रहा है। माना जा रहा था कि ये छवि उनकी टिकट को काट सकती है, लेकिन चूंकि अशोक गहलोत कैंप से आती हैं, अशोक गहलोत ने पहले ही पार्टी के सामने बात रखी थी कि उनके कैंप के विधायकों के टिकट ना काटे जाएं। तो अर्चना शर्मा का जो टिकट है वो बरकरार है, उनका टिकट नहीं काटा गया है। सांगानेर की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी ने यहां से भजन लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि आप कांग्रेस की बात करेंगे तो पुष्पेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा गया है। यानी दोनों ने ही ब्राह्मण फेसेस पर जो दाव है वो लगाया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ब्राह्मण उम्मीदवारों को
मैदानों में उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की जो दोनों लिस्ट सामने आई हैं, आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आई, वहीं कांग्रेस की आज पहली लिस्ट सामने आई है, जिसे देखकर यह समझा जा सकता है कि दोनों ने ही अपने तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की है और दोनों ही पार्टियों के लिए जिस तरीके के नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, बीजेपी के लिहाज से वसुंधरा राजे को लेकर, कांग्रेस के लिहाज से दो कैंप सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कैंप को लेकर, उन दोनों को साधने की कोशिश इस लिस्ट से हुई है। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, देवेंद्र पाराशर हमारे साथ है और मनीष भट्टाचार्य जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, बीजेपी की अगर लिस्ट को देखें, आज 83 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए और इन नामों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वसुंधरा राजे साइडलाइन हो रही है। बिल्कुल नहीं प्राची, और कम से कम 12 से 13 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट मिला है जो कि वसुंधरा राजे के बेहद खासम खास और वफादार माने जाते हैं। और उस हिसाब से समझा जा सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का वरद हस्त जिन लोगों पर है, पार्टी का आला कमान भी अपने सर्वे के आधार पर उन्हें इस योग्य मान रहा है कि उन्हें चुनाव में टिकट दिया जाए, वो इस सूची में दिख रही है। लेकिन सूची की बड़ी बातों की अगर बात करें तो लगभग इसमें 7 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पहली खास चीज़ ये नज़र आ रही है। दूसरी खास चीज़ है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि नरपत सिंह राजवी, जो कि विद्यानगर के सिटिंग विधायक थे 2 बार के, और आपको ध्यान होगा कि पिछली सूची में जब दिया कुमारी का वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया तो नरपत सिंह राजवी जो कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहा था अपने बयान में कि जिन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेक दिए, जो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़े, उस वंशज के व्यक्ति को टिकट दिया गया है जिन्हें कार्यकर्ता जानते तक नहीं, जो कार्यकर्ताओं को नहीं जानता, उस व्यक्ति को न जाने पार्टी आगे क्यों बढ़ा रही है। साथ ही साथ भैरव सिंह शेखावत की जयंती भी मनाई जानी है 23 तारीख को। ऐसे में समझा जा सकता है कि उनके इस बागी तेवर को देखते हुए बीजेपी आला कमान को यह बात समझ में आई होगी कि नरपत सिंह राजवी को और नाराज करना ठीक नहीं, और इस बार उन्हें चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बना दिया गया है, जबकि चित्तौड़गढ़ के ऑलरेडी 2 बार के सिटिंग विधायक हैं, लेकिन उनका टिकट काटा गया और नरपत सिंह राजवी को वहां पर टिकट दिया गया है। और जिस प्रकार चुनाव के माहौल में इस तरह की बयानबाजी, आप समझ सकती हैं कि पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत आगे हो सकती थी। इसके अलावा राजेंद्र राठौर की बात करें तो उनकी सीट को बदला गया है। इसके अलावा बड़े नामों की अगर बात करें तो जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चलती थी, लेकिन वो सारी चर्चाएं सिर्फ महज गॉसिप के तौर पर ही थी, उसमें कहीं कोई ठोस राजनीतिक तर्क नहीं होता था, ना तथ्य होता था। एक बार फिर से उनको झालावाड़ पाटन से उम्मीदवार बनाया गया है, सतीश पुनिया को फिर से टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस सूची में आप देखें तो बहुत ज़्यादा बड़े सरप्राइज नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं विधायक जो कि सिटिंग हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। हाँ, 7 सिटिंग विधायकों का टिकट जरूर काटा गया है। प्राची, मनीष, अगर हम बात करें राजेंद्र राठौर की सीट की, तो उनकी सीट चुरू से बदलकर अब तारानगर कर दी गई है। अगर हम दूरी की बात करें तो सिर्फ 45 किलोमीटर दूर जाकर राजेंद्र राठौर जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या वजह है? क्या मुकाबला फंसा हुआ था? क्या ये टफ चुनाव था जो चुनाव चुरू से नहीं लड़ना चाहते थे राजेंद्र राठौर? देखिए, इसकी इनसाइड स्टोरी ये है। पहली बात तो ये है कि तारानगर से पहले भी राजेंद्र राठौर चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जो चूरू का जो कास्ट इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौर को लगता है कि उनके मुताबिक नहीं बैठ रहा है। जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम बेहद नाराज़ हैं और जो कि परंपरागत वोट उनको खुद को मान के ही बैठते हैं वो कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। दूसरी बात ये कि विद्याधर नगर से राजेंद्र राठौर तैयारी कर रहे थे। विद्याधर नगर से लगभग उनको तय माना जा रहा था कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन एन टाइम पे उनका टिकट कटा और उसकी जगह दिया कुमारी को दिया गया। उसके बाद अब ये माना जा रहा था कि एक सेफ सीट दी जाए राजेंद्र राठौर को, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है राजस्थान से, नेता प्रतिपक्ष हैं और बहुत तैयारी की थी। लिहाजा अब तारानगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तारानगर हालांकि बहुत मुश्किल नहीं होगी राजेंद्र राठौर के लिए, क्योंकि उनकी बैटल ग्राउंड ही माना जाता है। पहला चुनाव भी जब वो लड़ रहे थे तब वो तारानगर से ही उनको टिकट मिलने वाला था। उसके बाद जब दूसरा चुनाव वो लड़े तब वो तारानगर सीट से वो चुनाव लड़े थे। इस बार जब तारानगर से है तो इससे पहले वो तारानगर में मीटिंग कर चुके हैं, यानी उनको लगभग संदेश मिल चुका था कि वो तारानगर से तैयारी करें चुनावी मैदान में। उनके लिए भी एक सेफ सीट ढूंढी जानी थी। उसके बाद ये है कि देखिए, आप जिन नेताओं को इसमें उतारा गया है बीजेपी के, उसमें सांसद नहीं है। एक ऐसी सीट और है सवाई माधोपुर की, जिसमें कांग्रेस का जो मुकाबला है वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद से है। वो है सवाई माधोपुर दानिश अबरार, जो कि
प्रेजेंट विधायक हैं कांग्रेस के, उनके सामने किरोड़ी लाल मीणा हैं। दूसरी बात, आप कांग्रेस की लिस्ट में भी जो नाम ऐसे आए हैं उसको भी अगर आप गौर करेंगे तो आपको लग जाएगा कि जो है लगभग 5 मंत्री, 4 तो हेवी वेट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, सचिन पायलट, ये और 2 और बड़े नेता, इन लोगों को भी उतारा गया है। मेवाड़ की सीट में से आप देख लीजिए, नाथ द्वारा की एक ऐसी सीट है जिसमें सीपी जोशी की जो एकदम फाइट है वो मेवाड़ घराने के जो रॉयल फैमिली हैं, विश्वराज प्रताप सिंह, उनसे है। विश्वराज प्रताप सिंह 3 दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन किए थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट में एक बहुत बड़ा अंतर ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस बहुत सधी हुई चीज़ें देख रही है, बहुत टाइम लेके लिस्ट निकाल रही है। और ख़ास बात ये है कि ध्यान दिया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जिस सीट पे बहुत ज़्यादा है कांग्रेस के लिए, उन सीटों पे बहुत गौर किया जाए, सर्वे के आधार पर टिकटें दी जाएं और कौन ऐसा चेहरा है जिसको लेकर कहीं विरोध प्रदर्शन ना हो। बीजेपी में जब पहली लिस्ट आई थी 41 की, उसके बाद बीजेपी से बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। जैसे दरपत सिंह राजवी का तो सबसे बड़ा उदाहरण अभी देवेंद्र जी ने दिया है, उनको चित्तौड़गढ़ में एडजस्ट किया गया है क्योंकि एक राजपूत फैक्टर बड़ा है, बड़ा चेहरा है। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से लिस्ट निकली है बीजेपी की, उसमें वसुंधरा राजे के जिन लोगों को तरजीह दी गई है, उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है और ये साधने की कोशिश की है कि गुटबाजी बहुत ज़्यादा ना हो पार्टी में, बहुत लोग नाराज़ ना हो। खासतौर पे जो लोग नाराज़ हो भी रहे थे, राजपाल सिंह शेखावत हो या अन्य लोग हों, वो वसुंधरा राजे के गुट के ही थे। और उसके बाद अब जब टिकटें मिली हैं 10-10 जो नेता हैं वसुंधरा राजे के, उसमें से 7 तो पूर्व मंत्री हैं। प्रताप सिंह भी है, चंद्रभान आक्या की टिकट काट दी गई, श्रीचंद कृपलानी है, ये सब वसुंधरा राजे सरकार में हैवीवेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि एक तरफ पार्टी ने पूरी एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए, गुटबाजी खत्म करने का पूरा संदेश कांग्रेस की तरफ से जो देने की कोशिश की है, दूसरी पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि विरोध प्रदर्शन ना हो, पार्टी में नाराजगी सबकी खत्म की जा सके। और दोनों ही पार्टियों की लिस्ट सामने आई है और दोनों ही पार्टियों ने अपनी इस लिस्ट से संदेश देने की कोशिश की है। एक तरफ बीजेपी ने जो स्टैंड है अपना वसुंधरा राजे को लेकर क्लियर कर दिया है, तो वहीं जो 2 गुट की बात कही जाती है कांग्रेस के लिए, वो संदेश कांग्रेस ने इस लिस्ट से जरूर दूर किया है। लेकिन देवेंद्र, सबसे ज्यादा नजर बड़ी सीटों पर रखी जा रही थी, सबसे ज्यादा नजर सरदारपुरा पर थी कि माना जा रहा था अशोक गहलोत के सामने कोई बड़ा चेहरा इस बार उतारा जा सकता है। वसुंधरा राजे की भी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन ये तो तय है कि वो अब झालर पाटन से ही चुनाव लड़ रही हैं। अब कौन होगा अगला चेहरा अशोक गहलोत के सामने? और देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया की तो चर्चा मतलब कहीं से ठोस चर्चा नहीं कर सकती आप। गॉसिप में हो सकता है कहीं चल रहा हो या सोशल मीडिया में कोई चर्चा कर रहा हो। जो चर्चा होती है वो ये होती है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री हैं, उनको वहां से चुनाव लड़ाया जाए। और इस बात को लेकर चर्चाएं ये भी चलती हैं कि शायद गजेंद्र सिंह शेखावत खुद वहां नहीं जाना चाहते, बल्कि वो पोखरण जैसी सीट या किसी और सीट पे चुनाव लड़ना चाहेंगे वहां से लड़ने के बजाय। तो आज ये दिलचस्पी जरूर थी आज की लिस्ट में कि क्या गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने आ रहा है, क्या वो अशोक गहलोत को चुनौती देना चाहेंगे। लेकिन जो अभी तक तो दिख रहा है कि पार्टी इससे बच रही है। शायद गजेंद्र सिंह शेखावत की जो समस्या होगी वो ये होगी कि अगर वो गहलोत के सामने जाते हैं और उस चुनाव में अगर उनकी हार होती है तो वो उनके राजनीतिक करियर के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और शायद इससे बचने के लिए ये बात कही जाती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि ये सिर्फ पार्टी के भीतर, पार्टी के कॉरिडोर में जो बातें चलती हैं वही हम लोग बता रहे हैं। इसमें ऑफिशियली कुछ हमें बताया नहीं जाता है कि क्या वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या नहीं लड़ना चाहें। लेकिन एक मोटी तौर पर बात ये हो सकती है, गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थकों का ये कहना होता है कि जो उनके विरोधी हैं वो इस बात को हवा देते हैं कि वो खुद भाग रहे हैं, अशोक गहलोत के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो भी तय हो रहा है वो दिल्ली से ही तय हो रहा है। कल भी जब चुनाव समिति की बैठक चली, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों ही जगह के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चली थी, उसमें देर रात तकरीबन 12 बजे तक वो बैठक चली थी। और एक एक सीट पे पहले ऑलरेडी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे स्क्रीनिंग कर ली जाती है और उसके बाद चुनाव समिति की बैठक में लेकर जाया जाता है। और तब अगर इतना समय लगता है, अगर दिन भर की बैठक के बाद इतना समय लगता है चुनाव समिति की बैठक में, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से स्क्रीनिंग की जा रही है जी। समझा भी जा सकता है कि खासतौर पर राजस्थान से तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और ज्योति मिर्गा, जो कि एक नागौर की हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें आप देखें तो जाट लीडर के तौर पर उनको भी वहाँ पे उतारा गया है। कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है कि हर एक पॉकेट में ऐसे उम्मीदवारों को पे भरोसा जताया जाए जो कि जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर कन्वर्ट हो। बिल्कुल, देखिए बड़े चेहरों की बात करें तो अभी तक झालरा पाटन से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार ये भी तय नहीं हो पाया है। यानी बिग फेसेस के सामने किसको कांग्रेस उतार रही है, बीजेपी उतार रही है, ये अभी सामने आना बाकी है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को आमेर विधानसभा सीट से टिकट मिला है। सतीश पुनिया ने इंडिया टीवी से बातचीत में दावा किया कि 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी परचम लहराएगी।
बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है और कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई है। बीजेपी की दूसरी सूची में कई हेवीवेट नाम हैं। आमेर से सतीश पुनिया जी एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट मिला है। सतीश पुनिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बधाई हो, आमेर से एक बार फिर चुनावी मैदान में है, क्या तैयारी है? उधर कांग्रेस ने भी ताल ठोक दी है, उन्होंने अपनी भी लिस्ट जारी कर दी है। जी धन्यवाद आपका। और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। जो सूची आई है उसी से अंदाज हो गया होगा कि हम लोग सब मिलजुल कर सामूहिक नेतृत्व के आधार पर किस तरीके से हम इस चुनाव में जाना प्राथमिकता दें। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि वसुंधरा जी को इग्नोर किया जा रहा है, वसुंधरा जी के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन इस टिकट में तो दिख रहा है कि वसुंधरा जी के लोगों को भी टिकट मिला है। वसुंधरा जी एक बार फिर से झालरापाटन से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, वसुंधरा जी खुद भी पार्टी की बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता और नेता हैं और इस लिहाज से ये राजनीतिक रूप से प्रचारित किया जाता होगा, लेकिन पार्टी में सभी एक है और सबका सम्मान है। इस लिहाज से जो लोग, जैसे मैंने कहा कि नेता के साथ नाम बेशक जुड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि अवसरों पर हम सब लोग एक होते हैं। और इस समय जो वैचारिक युद्ध है एक तरीके से, कि देश में जिस विचारधारा का संघर्ष चल रहा है, कुछ यहाँ फिलिस्तीन के समर्थक भी हैं, यहाँ इजराइल के समर्थक भी हैं, उसका सीधा सीधा असर यहाँ आता। तो यहाँ भी द्वंद्व राष्ट्रवाद के बीच में, और जो इस तरीके के लोग हैं जिनको हिंदुत्व से, जिनको राम के नाम से, वंदे मातरम से परहेज है, तो कुल मिलाकर द्वंद्व ये है जो संघर्ष है। इस वैचारिक संघर्ष में सब एक हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की लिस्ट आ गई, सचिन पायलट टोंक से, अशोक गहलोत सरदारपुरा से, और इस लिस्ट में जो पायलट के साथ जो लोग थे लगातार खड़े हो रहे थे, जिनका माना जा रहा था कि टिकट कटेगा, साधने की कोशिश की कि गहलोत पायलट का विवाद खत्म हो गया। आपको क्या लगता है? अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि टिकट कांग्रेस की मजबूरी रही है।